नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। हम बात कर रहे हैं एरिस्टोटल की। ये एरिस्टोटल लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम देखेंगे उनकी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। इससे पहले जो भी वीडियो आई थी जिसमें हमने उनके लाइफ हिस्ट्री को साथ में मेथड ऑफ स्टडी को देखते हुए उनके काफ़ी सारे विचारों को हमने डिटेल में देखा था, और उसी क्रम में आज हम इनके संविधानों का वर्गीकरण संबंधी विचार को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। अरस्तु के विचार में अरस्तु हैं जो हैं वो संविधान के बारे में क्या कहते हैं, उसे किस प्रकार परिभाषित करते हैं। तो अरस्तु जो है वो संविधान को पोलिटिया के रूप में कहते हैं। वो जो इसका प्रयोग करते हैं वो पोलिटिया के रूप में करते हैं, जो कि एक ग्रीक शब्द है जिसका इंग्लिश अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में से कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये जो अरस्तु हैं वो शासन प्रणाली को ही क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। वो शासन प्रणाली को ही संविधान मानते हैं। अरस्तु ने संविधान को दो तरह से परिभाषित किया था। पहला तो नैतिक तरह से, नैतिक के रूप में उन्होंने परिभाषित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जीवन पद्धति है वो एक नियम के अनुसार चलती है, और ये जो नियम है वही क्या है, संविधान है। फिर दूसरे जो उन्होंने बात की थी, दूसरे तरह से जो उन्होंने परिभाषित किया था संविधान को, वो राजनैतिक रूप से किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान जो है वो केवल जीवन निर्वाह की पद्धति नहीं है, बल्कि क्या है, वो राज्य के प्रशासन की व्यवस्था का नाम भी है। मतलब वो दो तरह से करते हैं। पहला नैतिकता के रूप में परिभाषित करते हैं संविधान को, और दूसरी बार वो राजनैतिक के रूप में संविधान को परिभाषित करते हैं। नैतिकता में कहते हैं कि जो संविधान है वो किसी विशेष नियम के अनुसार चलता है, जीवन पद्धति के लिए चलता है, वही संविधान है। और दूसरी बात जो वो कहते हैं कि राज्य के प्रशासन की जो व्यवस्था करता है वही संविधान है। तो ये उनके संविधान की परिभाषा थी जो उनके विचार में। अब उनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो अरस्तु जो हैं वो जो संविधानों का वर्गीकरण जो उन्होंने किया था, उसके कारण ही उससे उन्हें जो है वो राजनैतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। उन्होंने जो संवैधानिक का वर्गीकरण किया था, इस वजह से उन्हें राजनैतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। और ये जो वर्गीकरण की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, ये जो प्रेरणा उन्हें मिली है वो प्लेटो के स्टेट्समैन से मिली है। इससे अरस्तु से पहले प्लेटो ने अपने बुक में इस बात की चर्चा की थी, स्टेट्समैन में चर्चा की थी। मैंने प्लेटो के लेक्चर में इसे आपको बताया था, अगर ध्यान होगा आप लोगों को। तो जो वर्गीकरण है उसकी प्रेरणा उन्होंने प्लेटो के स्टेट्समैन में से ली है। अब अरस्तु जो है वो 158 जो संविधान है उसका पहले अध्ययन किया था उन्होंने, उसका तुलनात्मक उन्होंने अध्ययन प्रस्तुत किया था। उसके बाद ही उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण किया है, संविधानों का वर्गीकरण किया है। और इस वजह से ही उन्हें तुलनात्मक अध्ययन प्रणेता भी कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का। अब देखते हैं उनके क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, कि उन्होंने किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है। तो पहली बात, जो उन्होंने संविधानों का जो वर्गीकरण किया है उसके दो आधार उन्होंने रखे हैं। वो दो आधार पर संविधानों का वर्गीकरण करते हैं। पहला है संख्या के आधार पर। वो संख्या के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण करते हैं। मतलब ये जो संख्या होगा वो शासकों की संख्या पे निर्भर होगा, मतलब जिनके हाथों में सत्ता होती है, वो जो शासक होते हैं उसके हाथों पे, जिनके हाथों में सत्ता होती है, ये जो संख्या का निर्धारण होगा उनके अनुसार होगा। एक व्यक्ति का शासन या कुछ व्यक्तियों का शासन या बहुत सारे लोगों का शासन जो होता है, ये जो संख्या होती है, इसके आधार पर पहला उन्होंने वर्गीकरण किया। दूसरी जो उन्होंने बात की वो कि शासन का उद्देश्य या लक्ष्य के रूप में, कि शासन का उद्देश्य क्या है, शासन का लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य सामान्य हित की पूर्ति के लिए है, या फिर वो जो लक्ष्य है वो स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो दो आधार हैं उनका, इसी आधार पर उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण किया था। अब वो जो शासन का उद्देश्य और जो लक्ष्य के रूप में जो उन्होंने बात की, अपनी जो दूसरे आधार पर जो उन्होंने बात की थी, इसमें से ही वो दो रूप की बात करते हैं कि जो शासन का जो उद्देश्य होगा वो एक तो अच्छा होगा, वो स्वाभाविक रूप होगा। दूसरा क्या होगा, विकृत रूप होगा। शासन का उद्देश्य या तो अच्छा होगा या तो फिर बुरा होगा। तो वो जो दो रूप है, स्वाभाविक रूप और विकृत रूप, ये इसे भी बताते हैं। स्वाभाविक रूप में वो तीन तरह के शासन व्यवस्था की बात करते हैं, संविधानों की बात करते हैं। और उसकी जो विकृत रूप है वो तीन तरह के विकृत रूप की भी बात करते हैं। तो इस प्रकार जो है वो 6 तरह के
शासन संविधानों का वो जो है वो वर्गीकरण करते हैं, संविधानों के बारे में बताते हैं। तो ये जो 6 प्रकार के संविधान है, वो जो शासन व्यवस्था है उसे हम देख लेते हैं कि ये जो संख्या के रूप में, और जो उनका एक स्वाभाविक रूप है और जो दूसरा उनका विकृत रूप है। तो संख्या के आधार पर, जैसा कि देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति का शासन, ये संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन या बहुत लोगों का शासन। तो पहले आता है एक व्यक्तियों का शासन में संख्या के आधार पर पहला जो विभाजन उन्होंने किया है वो उन्होंने राजतंत्र, जो कि अच्छा शासन है, स्वाभाविक शासन है, उसके रूप में वो बोलते हैं कि राजतंत्र है, जिसे ये काफ़ी अच्छा मानते हैं। वो राजतंत्र के बारे में बोलते हैं कि जो एक व्यक्ति के द्वारा जो सार्वजनिक हित में कार्य किया जाएगा, ऐसा जो शासन होगा वो क्या कहलाएगा, वो राजतंत्र कहलाएगा। इसे अरस्तु जो है राजतंत्र को जो है अरस्तु है वो सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहते हैं। वो राजतंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहते हैं। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए कि अरस्तु ने सर्वोत्तम शासन व्यवस्था किसे कहा है, राजतंत्र को कहा है, क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो है वो कहते हैं कि ये जो एक व्यक्ति जो होगा, जो सार्वजनिक हित के रूप में कार्य करेगा, ऐसे शासन का जो संचालन होता है वो राजतंत्र कहलाता है। अब ये जो राजा होगा ये काफ़ी सद्गुणी होगा, वो सद्गुणी राजा ही ये जो राजतंत्र का संचालन करेगा। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ये जो वंश होगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो, सद्गुणी हो, जैसा कि राजा है, हो सकता है वो सद्गुणी ना हो, वो अच्छा ना हो। तो फिर क्या होगा, ये जो राजतंत्र है इसका विकृत रूप सामने आएगा, जो क्या बन जाएगा, निरंकुश तंत्र। तो ये जो है राजतंत्र का निरंकुश जो विकृत रूप क्या आएगा सामने, निरंकुश तंत्र। ये तंत्र निरंकुश तंत्र क्या है, इसमें जो है जो शासक होगा, जो जन होगा, राजा होगा, जो शासक होगा, वो जनता के हितों का ध्यान नहीं रखेगा, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति करेगा। तो ये जो निरंकुश तंत्र है वो राजतंत्र का विकृत रूप कहलाएगा। फिर बात करते हैं अरस्तु कि कुछ व्यक्तियों का जो शासन होगा, उसका जो अच्छा शासन होगा वो अभिजात तंत्र होगा, जो कुलीन तंत्र भी जिसे कहते हैं। तो इस तरह के जो शासन व्यवस्था होगी, इस तरह का जो शासन सत्ता होगा, वो उसका जो प्रयोग है वो कानून के अनुसार होगा, उसके जो शासन का संचालन होगा वो कानून के अंतर्गत होगा। और अरस्तु जो है इसमें से इसे काफ़ी राजतंत्र से सिमिलर मानते हैं, इसे कुछ कुछ राजतंत्र की तरह ही मानते हैं। और वो कहते हैं कि ये वंशानुगत भी हो सकता है। अभिजात तंत्र जो होता है, इसका जो शासन संचालन होता है, ये राजतंत्र की तरह वंशानुगत भी हो सकता है और आयु के अनुसार भी हो सकता है। लेकिन अरस्तु जो है वो आयु का आधार मानते हैं, आयु का जो है उसे मानते हैं, वंशानुगत को नहीं मानते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो अभिजात तंत्र होगा, इसमें क्या होगा, कानून के अनुसार शासन संचालन होगा, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो कानून जो है वो कानून के हिसाब से शासन नहीं होने लगेगा, और ये जो कुलीन तंत्र है वो कुछ लोगों तक ही सिमट जाएगा, और फिर ये कुछ धनी वर्ग लोग के ही बीच रह जाएगा। और वो क्या करेंगे, कानून का पालन न करके अपने स्वार्थ पूर्ति के रूप में राजसत्ता का प्रयोग करने लगेंगे, और ये केवल कुछ धनी वर्गों तक ही सीमित रह जाएगा, जो कि गुटतंत्र कहलाएगा। अर्थात अभिजात तंत्र का जो विकृत रूप सामने आएगा, क्या आएगा, गुटतंत्र आएगा। फिर वो अरस्तु बात करते हैं कि बहुत लोगों का शासन, जिसमें एक तो होगा अच्छा स्वरूप, जो वो कहते हैं संयत प्रजातंत्र, जिसे वो पॉलिटी कहते हैं, संवैधानिक तंत्र भी कह सकते हैं। तो ये बोलते हैं संवैधानिक रूप से एक शासन जो आएगा, पॉलिटी आएगा, जिसमें क्या होगा, संपूर्ण जनता द्वारा शासन का संचालन होगा और कानून के अंतर्गत शासन होगा, कानून का पालन होगा इसमें। और इसमें जो जनता होगा, वो जनता जो होगी वो खुश रहेगी। मतलब ये जो प्रजातंत्र का जो शासन होगा, संयुक्त प्रजातंत्र का, सर्व प्रजातंत्र का, ये अच्छा रूप होगा। लेकिन फिर क्या होगा, ये जो संयुक्त प्रजातंत्र है, ये जो शासन का संचालन है, कुछ समय बाद ये भीड़ तंत्र में बदल जाएगा। कुछ लोगों, कुछ भीड़ों की बातों में आकर कानून का संचालन होने लगेगा, और ये जो सर्व प्रजातंत्र है ये इसका विकृत रूप सामने आएगा, जो कि भीड़ तंत्र कहलाएगा, और जो कि सबसे निकृष्ट शासन व्यवस्था होगी, निकृष्ट संवैधानिक व्यवस्था होगी। और ये जो है ये संवैधानिक तंत्र का ही विकृत रूप होगा, जिसे अरस्तु भीड़ तंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं।
तो ये जो था उनका जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही है, उन्होंने किस प्रकार ये बांटा है एक व्यक्ति के रूप में, और किस प्रकार उन्होंने संविधान का जो अच्छा रूप प्रस्तुत किया, फिर उसी का जो विकृत रूप किस तरह से आया, फिर अभिजात तंत्र की उन्होंने बात की, फिर गुटतंत्र जो अभिजात तंत्र का विकृत रूप है उसके बारे में उन्होंने बताया, सर्व प्रजातंत्र की बात की जो कि बहुत लोगों का शासन होता है जिसमें, और फिर सर्व प्रजातंत्र का भी जो विकृत रूप आया वो भीड़तंत्र के रूप में आया। तो वो जो कहते हैं कि ये जो क्रम है, ये जो वो उसे साइकिल चेंज की तरह भी बताते हैं इसे, ये जो है उसे बोलते हैं कि जो ये अरस्तु जो है इसे क्या बोलते हैं, ये संविधानों का चक्रीय सिद्धांत भी इसे कहते हैं, थ्योरी ऑफ साइकिल चेंज भी कहते हैं, कि ये जो राजतंत्र है ये निरंकुश तंत्र में बदलता है, निरंकुश तंत्र अभिजात तंत्र में बदलता है, अभिजात तंत्र जो है वो गुटतंत्र में बदलता है, और गुटतंत्र जो है वो संयत्त प्रजातंत्र, और फिर से लोकतंत्र, और ये लोकतंत्र से पुनः राजतंत्र, ये जो चक्र है ये चक्र के अनुसार वो चलता है। ये देखिए यहाँ पे चक्र के हिसाब से वो समझाते हैं कि ये जो चक्र है ये चलता ही रहता है, और ये जो परिवर्तन की गति है ये चलती रहती है। राजतंत्र जो है वो अच्छा शासन जिसे वो मानते हैं, उसका जो विकृत रूप होता है वो निरंकुश तंत्र होता है, निरंकुश तंत्र से पुनः एक अच्छा शासन आता है जो कि कुलीन तंत्र कहलाता है, लेकिन कुलीन तंत्र में भी दोष आ जाता है और उसका विकृत रूप धनिक तंत्र बनता है। धनिक तंत्र से सर्व जनतंत्र आता है जो कि अच्छा शासन है, लेकिन फिर इसमें भी दोष आ जाता है और लोकतंत्र की स्थापना होती है। फिर लोकतंत्र में जो फिर से लोकतंत्र के बाद फिर से एक राजा, एक शक्तिशाली राजा आता है जो कि राजतंत्र की स्थापना करता है। तो ये जो क्रम है, ये जो चक्र है, जो साइकिल की तरह जो चक्र है ये चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। तो इसे साइकिल चेंज भी कहते हैं। उन्होंने थ्योरी ऑफ साइकिल चेंज की बात की है उसमें उन्होंने, और इस कारण जो है वो बोलते हैं कि परिवर्तन के कारण क्या होगा कि कोई भी शासन व्यवस्था स्थिर नहीं होगी। तो वो जो सबसे अच्छा शासन जो मानते हैं, इन सब के बाद, इन सब की चर्चा करने के बाद वो कहते हैं कि सबसे अच्छा जो शासन होता है वो मिश्रित संविधान होता है। वो सबसे अच्छा शासन किसे मानते हैं? मिश्रित संविधान को मानते हैं, जिसे वो कहते हैं वो सबसे अच्छे शासन जो कहते हैं, जिसमें वो पॉलिटी, जिसमें वो कहते हैं कि जो ये जो अभिजात तंत्र है और जो डेमोक्रेसी है, ये दोनों का जो गुण उसमें उपस्थित होगा वही मिश्रित संविधान होगा। हम आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मिश्रित संविधान की ही बात करेंगे, इसे डिटेल में समझेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। सकुशल रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।